अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं? ये इस तरह के रेडिएशन होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। जैसे देखिए, इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस in which an ancestral stock give rise to new species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other geographical area or habitat। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचीज का और सेकंड एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। इसमें कुछ पॉइंट आपने नोट करने हैं। एक तो ये एंसेस्टर स्टॉक समझ में आना चाहिए, दूसरी चीज डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में उनका रेडिएटिंग होना चाहिए या उनकी हैबिटेट होनी चाहिए। जैसे डार्विन फिंचेस की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है एक प्लेस पे गया जिसका नाम था गैलापागोस आइसलैंड। उसने वहां पर एक बर्ड देखा, एक ब्लैक कलर बर्ड देखा और उसका नाम रखा डार्विन फिंचेस। तो उस बर्ड में उसने क्या देखा कि डिफरेंट बीक के बर्ड हैं, कि बर्ड सेम है लेकिन उनकी बीक क्या है, डिफरेंट है। और उस चोंच, उनकी जो बीक है या चोंच है, उस बीक के डिफरेंट होने का कारण क्या है कि उनमें से कुछ फिंचेस तो कैसी हैं, सीड ईटिंग हैं, सीड को खाने वाली हैं, तो उनकी बीक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की थी। उन्हीं में से ही कुछ क्या है, मतलब मॉस्किटो ईटर थी। कुछ फिंचेस कैसी थी, मॉस्किटो ईटर, या मैं कहता हूं मीट ईटर थी भाई। तो उनकी बीक में थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर कुछ क्या थी, बर्ड्स ईटर थी, बर्ड्स को पेड़ पौधे खाने वाली थी, ठीक है, प्लांट के बर्ड्स की ईटर थी। तो डार्विन ने देखा कि है तो एक ही बर्ड, लेकिन वो बर्ड जब डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में या डिफरेंट हैबिटेट में चला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, नया नया चेंज देखने को मिलता है, उसके अंदर नया नया चेंज देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एग्जांपल था अडेप्टिव रेडिएशन का। अडेप्टिव रेडिएशन यहां से समझते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, कि भाई एंसेस्टर सेम था, फिंचेस ही थी, लेकिन जब वो लिटरली रेडिएटिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया और हैबिटेट, जब वो डिफरेंट ज्योग्राफी में चले गया कि भाई इस बर्ड को सीड मिले खाने को, इस बर्ड को मॉस्किटो खाने को मिले, इस बर्ड को बर्ड्स खाने को मिले, तो उनकी जो ऑर्गन था उसके ऑर्गन में क्या आ गया, थोड़ा सा चेंजमेंट आ गई। क्या आ गई उसके ऑर्गन में, चेंजमेंट आ गई। दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। फिर से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच एन एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। कि भाई एंसेस्ट्रल स्टॉक था, एक ही फिंचेस थी, एक फिंचेस से क्या हुआ, नई नई वैरायटियां तैयार होगी, उनकी बीक में थोड़ा थोड़ा क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड लिटरेटली रेडिएटिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफिक एरिया और हैबिटेट। फिर एक अगला एग्जांपल देखते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कंगारू वगैरह हो गए, ऐसे एनिमल्स होते हैं पाउच्ड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया शो पैरेलल इवोल्यूशन एज दे इवोल्व फ्रॉम अदर मार्सुपियल मैमल्स, each of which closely resemble and look similar to corresponding marsupial। देखिए हम यहां पे देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे उसी के साथ साथ पैरेलल में इवोल्व हुए प्लेसेंटल मैमल्स। जैसे यहां पे मैं मार्सुपियल मोल लिखता हूं तो यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या इवोल्व हुआ, मोल डेवलप हुआ। यहां पे नंबेट है तो यहां पे एंड ईटर डेवलप हुआ इसी के पैरेलल में। यहाँ पे मार्सुपियल माउस है तो यहाँ पे माउस डेवलप हुआ। यहाँ पे टैस्मेनियन वोल्फ है तो यहाँ पर क्या हुआ, वोल्फ डेवलप हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और
प्लेसेंटल मैमल्स का ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर क्या हुआ, साथ साथ ये डेवलप हुए। और जब कोई दो चीज, या मैं कहता हूं कि जब एक एरिया में मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन सीन होती है, एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन सीन होती है। यहां पे हमने देखा कि यहां पे डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की भी हो रही है और प्लेसेंटल मैमल्स की भी हो रही है। जब एक एरिया के अंदर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन सीन्स होती है तो इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं ऐसे इवोल्यूशन को? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो आपने ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल किस तरह का इवोल्यूशन शो करते हैं, तो ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि दोनों के दोनों एक जैसा होना शो करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन सीन इन ए ज्योग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स ने क्या दिखाया है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो किया है। तो ये था हमारा टॉपिक एडेप्टिव रेडिएशन, इसे आप नोट कर लीजिए। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से। इसने अपनी थ्योरी में एग्जाम्पल दिया जिराफ का। इसने कहा कि जो हम लॉन्ग नेक जिराफ देखते हैं तो उन जिराफ की नेक लॉन्ग होने के पीछे कारण क्या रहा है कि उन्होंने क्या किया होगा, बड़े बड़े पेड़ हैं और उनकी टहनियों, जैसे ये एक जिराफ है, ये जिराफ अटेम्प्ट करेगा इन टहनियों को पकड़ने के लिए, तो उसने उस जिराफ ने क्या हुआ, अपने ऑर्गन का यूज किया और उसके यूज होने के कारण क्या हुआ, इस जिराफ की नेक में क्या हो गया, हुआ इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को चैलेंज किया होगो डी बेरीज ने। होगो डी बेरीज ने तो होगो डी बेरीज ने कहा कि भाई ट्रेट दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट, सेकंड इज इनहेरिटेबल ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होती, और इनहेरिटेबल ट्रेट जो हैं वो पास होती हैं। या कोई ऐसी एक्वायर्ड ट्रेट जो मेरी गैमीट सेल में आ जाए, कोई ऐसी एक्वायर्ड ट्रेट जो मेरे गैमीट सेल में या ऑर्गेनिजम्स के गैमीट सेल्स के अंदर आ जाए, तो वो ट्रेट क्या हो सकती है, वो ट्रेट इनहेरिटेबल ट्रेट्स हो सकती है। तो इसी प्रकार से फिर इस थ्योरी को दोबारा से बताया गया कि जो जिराफ के अंदर जो लॉन्ग नेक होने का कारण है कि उसके यूज और डिसयूज के ऑर्गन से जो उसकी एक्वायर्ड ट्रेट थी, वो एक्वायर्ड ट्रेट उसके गैमीट सेल के अंदर आई और वो जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ती रही, जिसके कारण आज प्रेजेंट में जो जिराफ है उनकी नेक क्या होगी, लंबी हुई। तो होगो डी बेरीज ने यहां पे कॉन्सेप्ट दिया एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेबल ट्रेट्स का। तो कहा कि जो ट्रेट इनहेरिटेबल्स हो जाती है वही ट्रेट क्या है, अगली जनरेशन तक पास होती है। फिर जो होगो डी बेरीज था उसके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन आया है वो आया है म्यूटेशन के कारण, वो आया है म्यूटेशन के कारण। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि होगो डी बेरीज के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएशंस आई है वो किस कारण आई है, वो आई है म्यूटेशन के कारण। ठीक है, और होगो डी बेरीज ने अपना स्टडी की थी इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी की थी, इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर के ऊपर। और कहा था
और कहा था म्यूटेशन कोज, और उसने अपनी थ्योरी में कहा था कि म्यूटेशन कोज स्पेशिएशन, म्यूटेशन कोज स्पेशिएशन, दिस टर्म इज नोन एज साल्टेशन, या मैं कह सकता हूं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन या सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन। तो होगो डी वेरीज के अकॉर्डिंग, जो उसने इवनिंग प्राइमरोज पे अपनी स्टडी की थी, कि म्यूटेशन के कारण ही क्या होती है, स्पेशिएशंस आती हैं, और उस स्पेशिएशन को बोलते हैं साल्टेशन, या उन्हें बोलते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। फिर एक हम कंपैरिजन करते हैं डार्विन और होगो डी वेरीज के बीच में, और डार्विन के बीच में, ठीक है। होगो डी वेरीज तो कहता है कि जो वेरिएशंस आई हैं वो आई हैं म्यूटेशन के कारण, और डार्विन कहता है कि जो भी वेरिएशंस आई हैं वो आई है नेचुरल सिलेक्शन के कारण। और सेकंड बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन आर रैंडम, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। और अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, द डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल या डायरेक्शन, कि भाई डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थी वो कैसी थी, डायरेक्शनल थी। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन थी वो डायरेक्शनल थी। और होगो डी वेरीज के अनुसार जो म्यूटेशन थी, म्यूटेशन कोज फास्ट वेरिएशन, और डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड ग्रेजुअल, कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थी वो धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन म्यूटेशन से क्या है, म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशंस आई हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हैं। तो इसमें आपने दो तीन टर्म को ध्यान रखना, एक तो साल्टेशन, और दूसरी चीज जो म्यूटेशन है वो रैंडम होती है और डायरेक्शनल लेस होती है। रैंडम का मतलब कि म्यूटेशन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ सकती है, और वो डायरेक्शनल लेस हो सकती है। और डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन थी वो क्या है, डायरेक्शनल थी। ये डायरेक्शनल लेस और डायरेक्शनल के बारे में हम जब मैं आपको हार्डी वेनबर्ग लॉ कराऊंगा तो यहां से इस चीज को क्लियर कर दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए।